हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आवेश की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, मिलेटस निवासी थेल्स को। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उनको इसकी खोज करने का श्रेय जाता है। पिक्चर आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? तो इसकी आपको आंसर लिखनी है, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। जनरली जो हमारा आवेश होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ये हमारा यदि स्थिर होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ठीक। लेकिन यदि ये मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलती है। लेकिन हम परिभाषा केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेशों का नामकरण किस भौतिक वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर आपको लिखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों के नामकरण से मतलब है कि जो हमारा आवेश दो टाइप का है, एक हमारा पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव, तो इनको धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो किस शब्द से निकला है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन शब्द से। इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रॉन शब्द है वो किसका है? ग्रीक भाषा का है, ठीक। और इसका अर्थ होता है एम्बर। एम्बर कैसा पदार्थ होता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। एम्बर इस तरह का दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युतदर्शी क्या होता है? इसका आंसर आपको लिखना है, आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी। चित्र आपके सामने है, इस तरह का ये विद्युतदर्शी दिखता है और इसकी सहायता से केवल हम आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। मतलब आवेश है या नहीं, आवेश नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसके बारे में हम विद्युतदर्शी से पता नहीं कर सकते, ठीक। तो केवल आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या आप धातु के किसी गोले को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, ठीक। तो इसका आंसर होगा हाँ, हम धातु के गोले को आवेशित कर सकते हैं। धातु के गोले को आप आवेशित कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे? प्रेरण विधि के द्वारा। प्रेरण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम गोले को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, एक पहले से ही आवेशित गोला लेंगे जिस पे हमने पहले से ही कोई आवेश दे रखा है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक। जब आप इस गोले को किसी दूसरे गोले के पास लेके जाओगे जो कि कैसा है? निरावेशित है, तो जब इस गोले को हम इस गोले के पास लेके जाएंगे, स्पर्श नहीं करवाना है, केवल पास लेके जाना है, तो प्रेरण के कारण इस गोले पे भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश, सेम प्रकार का, ठीक। तो ये विधि हमारी क्या होती है? प्रेरण विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म लिखिए। अब वैसे तो मूलभूत गुणधर्म 3 दे रखे हैं बुक में। पहला दे रखा है आवेश क्वांटीकृत होता है, दूसरा दे रखा है आवेश संरक्षित रहता है, तीसरा है आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। लेकिन ये दोनों भी इसकी प्रॉपर्टी है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। तो आपको ये चारों पांचों याद रखनी है। ये हमारी क्या है? आवेश की प्रॉपर्टी। आवेश के पास ये सारी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? विद्युत आवेश का क्या समझाना है आपको? क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण को बताना है। तो क्वांटमीकरण क्या होता है? देखिए, विद्युत जो आवेश होता है ये सदैव आवेशों के क्वांटा ई का पूर्ण गुणज होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटमीकरण। यानी कि कोई वस्तु यदि आपके पास है तो उस पर जो आवेश उपस्थित होगा वो हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी कि या तो 1e या 2e या 3e, ऐसे NE तक कोई सा भी आवेश हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Q = NE। याद रखना है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे।
Q बराबर NE। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जिसका आप जानते ही हो मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, ये हमारा क्या है? आवेश का मान है। और n हमारी पूर्णांक संख्या है जिसकी वैल्यू +-1 कुछ +-1 यानी कि +-1 से लेके +- अनंत तक कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, फैराडे ने। किसने दिया? फैराडे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है? जो हम लिख रहे थे विद्युत आवेश का क्वांटा क्या है? ई। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, विद्युत आवेश का क्वांटा क्या है? ई। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये धनात्मक है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण के बराबर। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? आवेश के क्वांटा का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सीधा सा आंसर तो याद रखना है आपको, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, लगभग 6 है ये। ठीक, एग्जैक्ट आंसर हम निकाल लेते हैं कितना होता है। तो अभी हमने आपसे कहा था कि आवेश क्वांटीकृत होता है और Q बराबर NE से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी n की वैल्यू चाहिए। तो n बराबर क्या हो गया हमारे पास? Q अपॉन E। वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। E की वैल्यू कितनी है? आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, सॉल्व करेंगे 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या रह गया? 1.6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। और जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक, तो एग्जैक्ट आंसर तो क्या है आपका? 6.25। ठीक, लेकिन लगभग अगर आपको ध्यान रखना है तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ये MCQs में भी आ चुका है, फिर भी आप एक बार फिर यहाँ देख लीजिए। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, SI मात्रक। इसके अलावा देखो आवेश के कई मात्रक होते हैं, जिसमें हम एक पढ़ते हैं ESU, स्टेट कूलाम। ठीक है, ESU में एक पढ़ते हैं हम EMU में इसका मात्रक एब कूलाम, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन इसका सबसे छोटा मात्रक है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। कौन सा है सबसे बड़ा मात्रक? फैराडे। और एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। ठीक, इसके अलावा आप एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम और भी अन्य मात्रक आप काम में ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और SI मात्रक कूलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कूलाम का नियम किस बारे में जानकारी देता है? कूलाम का नियम हमको क्या बताता है? तो इसका आंसर लिखना है, दो स्थिर एवं बिंदुवित आवेशों के मध्य लगने वाले बल को। यानी कि अगर आपके पास कोई दो चार्ज है जो कि स्थिर है, स्थिर से मतलब है गति नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, इसके बारे में बताएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऐंठन तुला की सहायता से क्या मापा जाता है? ठीक, तो तुला समझ के ऐसा नहीं है कि भाई ये वेट मापती है, नहीं, ऐंठन तुला से हम क्या नापेंगे? फोर्स को मापेंगे कि बल कितना लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है हमारा, कूलाम का नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, रट लेना है इसको बिल्कुल आपको अच्छे से। क्या है इसका स्टेटमेंट? दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि अगर कोई भी फोर्स है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कूलाम फोर्स, तो ये दोनों चार्जेस के गुणनफल के तो क्या आएगा? समानुपाती। और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग जरूर करना है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इसको समेकित करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। के क्या है? यहाँ के एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं समानुपाती नियतांक,
और एम के एस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एम के एस पद्धति में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कूलाम बल में के किस पर निर्भर करता है। तो हमने कहा था के क्या है, नियतांक है। जब हमने बल लिखा था तो हमने लिखा था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या था यहाँ, नियतांक, और ये किस पे डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति और मात्रक पद्धति पर। कैसे, के का जो मान होता है वो एम के एस पद्धति में मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, 9 × 10⁹ मात्रक आ जाएगा साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन यदि सीजीएस की बात करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलाम्ब स्क्वायर। ठीक, और माध्यम पे किस तरह से डिपेंड है, ये माध्यम पे डिपेंड है कि अगर आप अलग अलग माध्यम लेते हो तो के की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि के इक्वल टू होता है 1/4πε0 εr। तो जैसे ही माध्यम बदलेगा उसका जो परावैद्युतांक है वो भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया है, के का मात्रक आप याद रखेंगे, के बराबर होता है 1/4πε0 निर्वात में, तो ε0 और के का मात्रक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू याद रखोगे 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, मात्रक ये लगाई दोगे आप इसके आगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, परावैद्युतांक की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और हम इसको कई बार गलत करते हैं। ठीक, तो परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, निर्वात की विद्युतशीलता ε0, इनका अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपसे परावैद्युतांक पूछे या आपेक्षिक विद्युतशीलता पूछे, एक ही बात है। अब देखो εr का अगर मात्रक पूछे तो इसका मात्रक यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मात्रक विहीन राशि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ये हमारा एमसीक्यूज में भी आ चुका है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे कितना होता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई दो आवेश धातु की प्लेट पर स्थित हो तो उन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। देखो ये कोई धातु की प्लेट है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है। हमको निकालना है कि दोनों के बीच कितना बल लगेगा। तो यदि आप फॉर्मूला देखो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है εr की वैल्यू कितनी होती है धातुओं के लिए, अनंत होती है, तो वैल्यू रख दे। तो जब आप वैल्यू रखोगे सारी तो 1 अपॉन में जाएगा अनंत, और 1 अपॉन अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फोर्स कितना जाएगा हमारा, 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। यदि आपके पास कोई धातु की प्लेट है तो फोर्स यदि आपसे पूछा जाए तो आप सीधा याद रखेंगे फोर्स कितना लगेगा हमारा, 0 लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो देखो सीधा सूत्र याद रखो, सूत्र होता है E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। F क्या है, बल, जिसको आप क्या कहते हो, फोर्स, और Q0 क्या है आपके पास, आवेश। Q0 क्या है, आवेश। ठीक, तो यदि मैं आवेश को 1 कर दूं, आवेश को क्या कर दूं, 1, तो हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस आवेश के द्वारा जितना वैद्युत बल अनुभव किया जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक हम पहले देख चुके हैं, F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
22 है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप रट लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला गुणधर्म है, हमने आसान आसान लिखे हैं चारों ही। पहला है यह काल्पनिक, सतत एवं खुले वक्र के रूप में होती है। काल्पनिक होती है, सतत होती है और खुले वक्र के रूप में होती है। सेकंड है इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे ये कोई, क्या मान लें हम इसको, विद्युत क्षेत्र रेखा, तो इसके अगर इस बिंदु पर क्या खींच दें हम, स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक, अगला है तीसरा, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे क्या हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा, एक तो इस डायरेक्शन में और सेकंड इस डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी विद्युत क्षेत्र का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे देखो इनका मान ज़्यादा है, तो यहाँ पे ई का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ई का मान क्या होगा, कम। तो इनकी संख्या किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 है हमारा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, फाई से। इसकी परिभाषा बतानी है, तो इसकी परिभाषा भी हम किससे याद रखेंगे, इसकी सूत्र से। सूत्र होता है हमारे पास फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, तो इसकी परिभाषा है हमारी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, और ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो आपके पास आएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। डी ए भी लिख सकते हैं, ये पूरे क्षेत्रफल के लिए, तो हमने ए लिख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 है, कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से खींचेंगी, आपके सामने है, आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है और एक बनाना है नेगेटिव। तो पॉजिटिव में जो क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आएगी और नेगेटिव में अंदर की तरफ, और जो बीच का क्षेत्र होगा उसमें क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर बनेंगी। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ये हमारा द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 है हमारा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिभाषा है। तो जब भी डेरिवेशन वाला 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो साथ में इसकी डेफिनेशन जरूर पूछता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसका हमने डायग्राम बनाया है समझने के लिए कि एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो ये जो निकाय बनेगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या लिखनी है, परिभाषा। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, द्विध्रुव के आगे केवल आघूर्ण और लगा दिया। तो ये हमारी एक राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे हमने भी बनाया रखा था चित्र, एक तरफ माइनस क्यू था और एक तरफ प्लस क्यू था, और इनके बीच की दूरी लिखी थी हमने। ठीक, तो किसी एक आवेश का तो क्या लेना है, परिमाण। तो जैसे क्यू या माइनस क्यू, किसी एक का परिमाण ले लेंगे तो परिमाण आ जाएगा क्यू, और इनके बीच की दूरी जो भी मानेंगे, जैसे यहाँ हमने मान रखी है 2l, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। तो q इंटू 2l मिलके क्या बन जाएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि ये वाली दिशा आएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक, तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गाउस का नियम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के साथ कई बार पूछा गया है। तो गाउस का नियम है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ गुजरने वाला लिखना है, आगत निर्गत से कोई मतलब नहीं है, क्या लिखोगे, गुजरने वाला। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है।
कुल आवेश हो गया हमारा क्यू नेट, ठीक है, और निर्वात की विद्युतशीलता हो गई एप्सिलॉन 0, और ये किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। तो हमने यहाँ लिखा भी है फॉर्मूले में, फाई ई इक्वस टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0, और क्यू की डेफिनेशन से हम जानते हैं क्यू क्या होता है, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये हमारा हो गया गाउस का नियम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अब बिंदु आवेश के लिए पूछे तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, लेकिन यदि वो पर्टिकुलर कह देता है धनावेश के कारण खींचिए तो आपको ये वाली बनानी है, और यदि कह दे ऋणावेश के कारण खींचिए तो आपको ये वाली बनानी है। देखो बनाया क्या है हमने, ये बीच में धनावेश बना दिया, और धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर बनती है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या बना दिया हमने, क्षेत्र रेखा है। ऋणावेश के कारण कैसे बनाओगे, ये ऋणावेश बना दिया, क्षेत्र रेखाएं किधर बना दी हमने, अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे 1 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद आप सबको समझ में आए होंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए ताकि आपके 1-1 नंबर की तैयारी हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।